चारुलता ने आज बड़े ही यत्न के साथ भूपति के लिए रात्रि का भोजन परोसा और हाथ में पंखा लेकर बैठ गई। ऐसे ही समय उसने सुना कि मंदा ऊंची आवाज में पुकार रही है, ब्रज ब्रज। और ब्रज के हाजिर होने पर उसने पूछा, अमल बाबू ने क्या भोजन कर लिया है? ब्रज ने उत्तर दिया, हाँ कर लिया है। मंदा ने कहा, भोजन कर चुके पर अब तक पान लेकर नहीं गए। मंदा ब्रज को फटकारने लगी। ऐसे ही समय में भूपति अंतःपुर में पहुंचकर भोजन करने के लिए बैठ गया। चारुलता पंखा झलने लगी। चारुलता ने आज निश्चय कर लिया था कि वह प्रफुल्ल और स्निग्ध भावों से बहुत तरह की बातचीत करेगी। पहले से ही बातचीत करने का विषय सोचकर तैयार होकर बैठी हुई थी, किंतु मंदा का कंठ स्वर सुनकर उसकी सभी तैयारी टूट गई। भोजन के समय वह भूपति से कुछ भी बातचीत न कर सकी। भूपति भी अत्यंत उदास और अनमना सा हो गया था। उसने अच्छी तरह भोजन नहीं किया। चारुलता ने केवल एक बार पूछा, कुछ खा नहीं रहे हो क्यों? भूपति ने प्रतिवाद के रूप में कहा, क्यों, तुम तो नहीं खाया? शयनगृह में दोनों की मुलाकात होने पर भूपति ने कहा, आज रात को तुमने कुछ बतलाने के लिए कहा था। चारुलता ने कहा, देखो कुछ दिनों से मंदा का आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसको यहाँ रखने का मुझे और साहस नहीं हो रहा है। भूपति, क्यों, उसने क्या किया है? चारुलता, अमल के साथ वह इस तरह बर्ताव करती है कि देखने पर लज्जा मालूम होती है। भूपति ने हंसकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अमल तो लड़का है, अभी हाल का ही तो लड़का है। चारुलता, तुम तो अपने घर की कुछ भी खबर नहीं रखते, केवल बाहर की खबर पाने के लिए घूमते रहते हो। जो हो, बेचारे भैया के लिए मैं चिंता में हूँ। वे कब खाना खा चुके या नहीं, इसकी कोई भी खोज मंदा नहीं रखती। पर अमल के पान से चूना खिसक जाने पर तुरंत ही नौकर चाकरों से झगड़कर उपद्रव करने लगती है। भूपति, औरतों का स्वभाव ही संदिग्ध रहता है, क्या ऐसी बात कही जाती है? चारुलता ने रंज होकर कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, हम लोग संदिग्ध हैं, पर अपने मकान के अंदर में ऐसी बेशर्मी न होने दूंगी, ये बतला देती हूँ। चारुलता की इन सब अमूल्य काशनकाचों से भूपति मन ही मन हंस उठा और खुश भी हुआ। गृहस्थ धर्म में किसी प्रकार के कलंक का प्रवेश न हो, इसको ध्यान में रखते हुए साध्वी स्त्रियों में जो अतिरिक्त सतर्क दृष्टि निक्षेप करने की रुचि दिखलाई पड़ती है, उसमें एक माधुर्य और महत्व है। श्रद्धा और स्नेह के आवेश में भूपति ने चारुलता का ललाट चूमकर कहा, इसके लिए और कष्ट उठाने की जरूरत न पड़ेगी। उमापति प्रैक्टिस करने के लिए म्यामनसिंह जा रहा है, मंदा को भी साथ लेता जाएगा। अंत में अपनी दुश्चिंता और इन सब अप्रीतिकर आलोचनाओं के हटा देने के अभिप्राय से भूपति ने मेज से एक खाता उठाकर कहा, अपनी लिखी कोई चीज सुनाओ न चारुलता। चारुलता ने खाता छीनकर कहा, ये तुमको अच्छा न लगेगा, मजाक करने लगोगे। इस बात से भूपति के मन में कुछ दुख हुआ, किंतु उसे छिपाकर हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं मजाक न करूँगा, ऐसा स्थिर होकर सुनूंगा कि तुमको मालूम होने लगेगा कि मैं सो गया हूँ। किंतु भूपति को सफलता नहीं मिली। देखते देखते खाता वही कई तरह के अवर्णों और आच्छादनों के अंदर गायब हो गई। भूपति चारुलता को सब बातें न बतला सका। उमापति भूपति के अखबार का मैनेजर था। चंदा वसूल करना, छाप खाना और बाजार के लेन देन का काम संभालना, नौकरों का वेतन देना आदि सब कामों का भार उमापति पर ही था। इसी बीच अचानक एक दिन कागज वाले की एक चिट्ठी वकील की मार्फत मिलने पर भूपति आश्चर्य में पड़ गया। भूपति से उसने 2700 रुपये की मांग पेश की थी। भूपति ने उमापति को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है? ये रुपये तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। कागज वाले का 400-500 रुपये से अधिक रुपया तो न होना चाहिए। अमल ने कहा, अवश्य ही इन लोगों ने गलती से ऐसा किया है, किंतु असल बात अब छिपी न रह सकी। कुछ दिनों से उमापति इसी तरह धोखा देता आ रहा था। केवल कागज के बारे में ही नहीं, भूपति के नाम पर उमापति ने बाजार में बहुत रुपया खर्च कर लिया था। गांव पर वह एक पक्का मकान बनवा रहा है। उसके माल मसाले के खर्च का कुछ हिसाब भी उसने भूपति के नाम पर लिख दिया है। जब एकदम कोई भी बात छिपी न रह गई, तब उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तो फकीर नहीं हो रहा हूँ, काम करके धीरे धीरे सब देना चुका दूंगा। तुम्हारा एक पैसा भी यदि बाकी रह जाए तो मेरा उमापति नाम नहीं। उसके नाम की सच्चाई पर विश्वास कर भूपति को सांत्वना नहीं हो सकती थी। रुपये के नुकसान से भूपति को उतनी चोट नहीं लगी, किंतु अकस्मात इस विश्वासघातकता से उसे चारों तरफ शून्य दिखाई पड़ने लगा। उस दिन समय से पहले ही वह मकान के अंदर चला गया था।
दुनिया में अवश्य ही विश्वास का एक स्थान है। इसे क्षण भर के लिए अनुभव कर लेने की उसकी इच्छा बलवती हो उठी थी। उस समय अपने दुख में पड़ी हुई चारुलता संध्या का दीप बुझाकर खिड़की के पास अंधेरे में बैठी हुई थी। उमापति दूसरे ही दिन मैमनसिंह जाने के लिए तैयार हो चुका था। बाजार के महाजनों को ये हाल मालूम होने के पहले ही वह हट जाना चाहता है। भूपति ने घृणा के जोश में आकर उमापति से कुछ भी बातचीत नहीं की। भूपति की मौनावस्था को उमापति ने अपने लिए सौभाग्य का लक्षण समझ लिया था। अमल ने आकर पूछा, मंदा भाभी, यह क्या बात हुई? माल असबाब बांधकर तैयारी होने लगी। मंदा, हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही, क्या चिरकाल तक यहाँ रह सकूंगी? अमल, कहाँ जा रही हो? मंदा, अपने देश देहात में। अमल, क्यों? यहाँ कौन सी असुविधा हो गई? मंदा, मुझे असुविधा किस बात की होगी? तुम लोगों के साथ थी, सुख से ही थी, किंतु किसी और को जो असुविधा होने लगी। कहकर चारुलता के कमरे की तरफ कटाक्ष किया। अमल गंभीर होकर चुप ही रहा। मंदा ने कहा, छे, क्या ही शर्म की बात है। बाबू साहब ने मन में क्या सोचा होगा? इस बात को लेकर अमल ने अधिक आलोचना नहीं की। उसने ये निश्चय किया कि चारुलता ने उन लोगों के संबंध में ऐसी बात कही है जो कहना उचित नहीं था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।